हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट एजुकेशन चैनल। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का 8th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। बल तथा दाब किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अपकर्षण या खिंचाव या अभिकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण यह होता है। एक ही दिशा में लगने वाला बल क्या होगा? तो जुड़ेगा। और विपरीत दिशा में जब नेट बल कार्य करेगा तो वह बलों के अंतर के बराबर होगा। एक बल दूसरे बल से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः मापी जाती है तो परिमाण से। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। गति की अवस्था में परिवर्तन, गति दिशा दोनों पर परिवर्तन बल ला सकता है। गति की दो अवस्थाएं होती है, पहला विरामावस्था, दूसरा गतिमान अवस्था। अब देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। तो संपर्क बल में पेशीय बल आ जाते हैं, घर्षण बल आ जाते हैं। वहीं असंपर्क बल में चुंबकीय बल, अस्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, सभी वस्तुएं एक दूसरे पर क्या बल लगाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ही लगाती है। दाब का क्या सूत्र होता है? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वैसे भी इसका परिभाषा होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ ऊंचाई पर निर्भर करता है। यहां पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो ये देखिए यहाँ पर ये जितना हाइट रहेगा पानी का उतना ही वो प्रेशर तली की ओर, बर्तन के तली की ओर देगा। गैस द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं? दाब यानी प्रेशर डालते हैं। 225 केजी द्रव्यमान की पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल लगभग 2250 न्यूटन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक गुब्बारा लगा हुआ है और यहाँ पर एक और गुब्बारा लगा हुआ है, दो प्रकनलियां हैं। और यहाँ पर स्तंभ ऊंचाई है पानी की, तो स्तंभ ऊंचाई इसमें कम है तो गुब्बारा भी कम फूला हुआ है। वहीं स्तंभ ऊंचाई इसका ज्यादा है तो यहाँ गुब्बारा भी ज्यादा फूला हुआ है। तो किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला बल पानी के स्तंभ ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब आइए चैप्टर 9 में, क्योंकि चैप्टर 8 हमने समाप्त कर लिया है। तो चैप्टर 9 शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कमानीदार तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस। वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कमानीदार तुला क्या करता है कार्य? तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापता है। घर्षण कम करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वह स्नेहक है, जिसे हम लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। तरल, तरल क्या होता है? तो विज्ञान में गैस द्रव दोनों को ही हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। सिर्फ द्रव नहीं मार दीजिएगा अगर क्वेश्चन में आए तो, गैस और द्रव दोनों ही तरल के प्रकार है। तो राइट आंसर क्या होगा? तरल में गैस और द्रव दोनों ही तरल हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण यानी ड्रैग भी कहते हैं। तरल पर लगने वाला घर्षण समानुपात होता है सापेक्ष गति के। तो देखिए हमने चैप्टर 9 को भी समाप्त कर लिया। अब यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि यह व्यक्ति बल लगा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो यह घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यहां से हम जान सकते हैं कि बल के विपरीत में हमेशा कौन सा बल लगता है? तो वह घर्षण बल लगता है। और
ये भारी बक्से द्वारा जो दाब डाला गया है और घर्षण बल के बीच कौन सा बंधन उत्पन्न होता है? तो अंतः बंधन, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10, ध्वनि। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति कंपन यानी वाइब्रेशन कहलाती है। इसे हम दोलन गति यानी ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। मानवों में ध्वनि कंठ यानी लैरिक्स द्वारा उत्पन्न होता है। पुरुषों की वोकल कॉर्ड की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 20 mm होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महिलाओं की वोकल कॉर्ड की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 15 mm। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषों की कितनी वोकल कॉर्ड की लंबाई होगी? 20 mm और महिलाओं की 15 mm। प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को दोलन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का संकेत क्या होता है? तो यह हर्ट्ज होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जैसे आयाम अगर 2 गुना होगा तब प्रबलता कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो प्रबलता यानी कि लाउडनेस, इसका संकेत क्या होता है? तो यह डेसिबल होता है, जिसे हम डीबी द्वारा सूचित करते हैं। अब यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो वह 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट अगर करेंगे तो वह 30 डेसिबल होगी। सामान्य बातचीत या वार्तालाप में 60 डेसिबल होगी। व्यस्त यातायात में 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्री से 80 डेसिबल। वहीं 80 डेसिबल से अधिक शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो मैं कहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व निर्धारण करती है। आवृत्ति क्या निर्धारित करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व निर्धारण करती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है। अब प्रिय ध्वनि को क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। वहीं मधुर ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण करते हैं कौन कौन से चीज ध्वनि प्रदूषण करते हैं? तो वह मशीन हो गए, पटाखे हो गए, लाउड स्पीकर, कूलर, रसोई उपकरण और वातानुकूलक, ये सभी क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कंपन को दर्शाया है। एक धागे से बॉल लटका हुआ है और यह कंपमान स्वरित्र द्विभुज है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी समाप्त होता है। चैप्टर 10 भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आएंगे चैप्टर 11 पे, जिसका नाम क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और मैं कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने अगर यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे क्लास 9th का भी एनसीईआरटी जल्द ही आने वाला है, साइंस का। तो आप लोग जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एलईडी के लंबे तार प्लस तथा छोटे तार माइनस होते हैं। तो यहाँ पर ये एक एलईडी है, जिसमें लंबा वाला वायर जो होगा वो धन को निर्देशित करता है, वहीं छोटा वाला वायर ऋण को निर्देशित करता है। जल विद्युत की सुचालक तथा आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर, यह विद्युतहीन चालक होता है। यह कई एग्जामों में भी आ चुका है कि जल विद्युत का क्या है? तो सुचालक है। वहीं आसुत जल क्या है? तो वह विद्युत का हीन चालक है। सन 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकोलसन ने इलेक्ट्रोड वाला प्रयोग किया था। यहाँ विद्युत धार विलियम में प्रवाहित होता है, यानी विद्युत धारा होगा। यहाँ विद्युत धारा विलियम में प्रवाहित करने पर O2 तथा H2 यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलेगा।
और यह जमा कहाँ पर होता है? धन पर क्या जमा होगा? ऑक्सीजन। वहीं ऋण पर हाइड्रोजन जमा होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। लोहे पर संक्षारण ना हो इसलिए किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो वह जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यहां पर हमने चैप्टर 11 को भी समाप्त कर दिया। अब चैप्टर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया तड़ित तथा आपके वस्त्रों से उत्पन्न चिंगारी एक ही हैं। अभी ठंड के दिनों में आप देखते होंगे कि वस्त्र जब आप लोग पहनते होंगे तो उसमें चढ़ की आवाज आती होगी, तो वह चिंगारी जो उत्पन्न होती है वह तड़ित के समान ही होती है। या किन्होंने बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी ये देखिए, ये रेशम है और इस पर अगर हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो ये धनावेशित तथा रेशम क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। कांच की छड़ धन आवेश हो जाएगा और रेशम पर ऋण आवेश हो जाएगा। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं दर्शाने वाली युक्ति को क्या कहेंगे? विद्युत दर्शी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर देखिए, मैंने तड़ित को दर्शाया है कि तड़ित किस प्रकार से पृथ्वी पर गिरती है। तो यहाँ पर ऊपरी बादल में धन आवेश होता है, वहीं निचली बादल में ऋण आवेश होता है, और जो धरती है उसके पास भी धन आवेश होता है। तो जब यह धन और ऋण आवेश होता है तब एक तड़ित का निर्माण हो जाता है बारिश के दौरान। यह वायु विद्युतहीन चालक है। यहाँ पर वायु कैसा चालक है? तो विद्युत का हीन चालक है, इसलिए तड़ित को यह रोकता नहीं है और यह धरती पर आ गिरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तड़ित या लाइटनिंग कहते हैं। अब भूकंप के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह किस पे आता है? तो भूपर्पटी पे आता है। यह पृथ्वी के किस भाग पे आता है? तो भूपर्पटी पे। 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर उरी में भयानक भूकंप आया था। वहीं अगर 26 जनवरी 2001 की बात करें तो ये गुजरात के भुज में भयानक भूकंप आया था, जिसकी घटना आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब देखिए, भूकंप से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आ सकता है। जैसे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक सुनामी आया था। अधिक विनाशकारी भूकंप रिक्टर स्केल पर 7 से अधिक होती है। यानी 7+ जब भी अगर आ गया भूकंप तो वह काफी विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में आ जाता है। परिमाण में 2 की वृद्धि जब होती है तो वह 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को भी समाप्त कर लिया। ये चैप्टर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अब चैप्टर 13 है जो कि विकास है और यह क्लास 8 साइंस का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसे भी जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। यानी संसार को हम मुख्य रूप से अपनी सेंस से जानते हैं, ज्ञानेंद्रियों से। दर्पण में बायां से दायां तथा दायां से बायां दिखाई पड़ता है, तो वह कैसा परिवर्तन है? तो पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्सन है। खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तन कैसा परिवर्तन होगा? तो विसरित परिवर्तन, जिसका इंग्लिश क्या होता है? डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब वह स्मूथ सरफेस से होगा, चिकना सतह से होगा परावर्तन, तो यहाँ पर कैसा होगा? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी नियमित परावर्तन। एक से अधिक प्रतिबिंब बनना किसी दर्पण का उदाहरण है। किस दर्पण का उदाहरण है? तो क्लाइडोस्कोप का वह उदाहरण है। प्रकाश का अपने रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो विक्षेपण, डिस्पर्सन कहलाता है। और यह होता किससे है? तो प्रिज्म से होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने बता रखा है कि प्रिज्म से कैसे डिस्पर्सन होगा, यानी विक्षेपण होगा। तो श्वेत प्रकाश आती है और प्रिज्म से ज्यों ही यह टकराती है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंग में यह
विक्षेपित हो जाती है। इसे ही प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पुतली का साइज परितारिका यानी आइरिस से नियंत्रित होता है। यह कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि पुतली का साइज किससे नियंत्रित किया जाता है। तो परितारिका आइरिस से। और आइरिस का क्या एक और कार्य है, तो यह आंखों के रंग का भी निर्धारण करता है। कोन्स, यहाँ पर शंकु, और रॉड्स यानी सल्काएं जिसे हम छड़ भी कहते हैं, यह दृक् कोशिकाएं के प्रकार हैं जो कि दो होते हैं। शंकु से तीव्र प्रकाश के रंगों का पहचान होता है, वहीं मंद प्रकाश को अगर पहचाना जाए तो वह रॉड्स के द्वारा होता है। दृक् कोशिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इसे अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने देर तक होगा, तो 1/16 सेकेंड्स तक। यह बीपीएससी और ना जाने कितने एग्जामों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हम चलचित्र देख पाते हैं नेत्रों के सामने पर्दे पर प्रायः, तो वह 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से हमें दिखाया जाता है, तब वो चलता हुआ प्रतीत होता है। और वैसे चाहिए कितना, 16 प्रति सेकंड की दर से अगर अधिक कोई चीज चलने लगेगा तो वह चलता हुआ चलचित्र कहलाएगा। पढ़ने की सुविधाजनक निकटतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर क्या है, तो पढ़ने की सुविधाजनक निकटतम दूरी। केकड़ा और तितली चारों ओर देख सकते हैं। अगर आप केकड़े के पास जाएंगे या तितली के पास, तो वह जल्द से जल्द भागने का प्रयास करेगी, क्योंकि वह अपने चारों ओर 360 डिग्री देख सकती है। इसलिए केकड़ा और तितली चारों ओर देख सकते हैं, तो वह आपको देख लेते हैं। आम, पपीता, अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, कॉड लीवर, फूलगोभी, पालक, कच्ची गाजर में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। अब यहाँ पर ब्रेन लिपि है। तो ब्रेन लिपि की खोज किसने की थी, तो लुई ब्रेल ने। और यह कब खोजा गया था, तो 1821 में। लेकिन वर्तमान पद्धति की खोज कब हुई, तो 1932 में। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लेंगे। खोजा गया था 1821 में, और जो अभी यूज में है वर्तमान पद्धति में लुई ब्रेल लिपि, तो यह 1932 में खोजा गया था। इसमें 63 बिंदुकृत पैटर्न होते हैं, और इसमें 6 डॉट होते हैं। 2 कक्ष में होते हैं और 3 बिंदु होते हैं। 2 रो 3 कॉलम, तो 3 दूनी 6 यानी 6 डॉट हो गए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आँख के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा है कि आँख में देखिए, अगर कोई व्यक्ति को नेत्र दान करना रहता तो वो क्या दान करता है, तो कॉर्निया का ही वह दान करता है। उसके बाद यहाँ पर पुतली है, लेंस है, और भी आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। थैंक यू।